जब घर का सपना हकीकत बन जाए तो वो सिर्फ एक योजना नहीं, एक क्रांति होती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बहुत जल्द एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आने वाला है जब हजारों परिवारों की आंखों में बरसों से पलते घर के सपने को हकीकत में बदलते हुए पूरा देश देखेगा। 20 से 23 मई के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में प्रस्तावित है, जो सीधे बांसवाड़ा की मिट्टी से जुड़ेगा और संभवतः इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे। बांसवाड़ा इस कार्यक्रम के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पर राज्य में सबसे अधिक 38,000 पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। ये केवल संख्या नहीं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके पास सिर छुपाने को छत तक नहीं थी। अब वे भी गर्व से कह सकेंगे, ये घर मेरा है। इन 38,000 आवासों की 100% स्वीकृति जारी हो चुकी है और निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ा है। खास बात यह है कि बांसवाड़ा की परफॉर्मेंस सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सराहनीय रही है। इस वित्तीय वर्ष में 4,700 आवास और मंजूर हुए हैं और इस आगामी कार्यक्रम में 10,000 नए आवासों की घोषणा भी की जा सकती है। इस विशेष अवसर पर जिन लाभार्थियों को पीएम आवास की स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्वयं प्रमाण पत्र सौंपेंगे और जिनके मकान पूरे हो चुके हैं, उनमें से चुनिंदा लोगों को मकान की चाबी भी दी जाएगी, सीधे मंच से, सम्मान के साथ। बांसवाड़ा जिला प्रशासन भी इस आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। स्वयं कलेक्टर ने लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान भी सुनिश्चित किया। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने बांसवाड़ा को 20,000 पीएम आवासों की मंजूरी दी थी। इसके बाद और 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई, जिससे बांसवाड़ा ने 38,000 का विशाल लक्ष्य भी पूरा कर लिया। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक जनक्रांति का उत्सव है, जहां हर लाभार्थी का मुस्कुराता चेहरा, हर चाबी की खनक और हर प्रमाण पत्र का कागज इस बात की गवाही देगा कि भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राजस्थान को सिर्फ ऊंचाई नहीं, स्थायित्व भी दे रही है। अब बांसवाड़ा सिर्फ आदिवासी क्षेत्र नहीं, अब बांसवाड़ा बन रहा है आवास क्रांति की पहचान। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा है और सवालों के घेरे में है डूंगरपुर के बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने जयकृष्ण पटेल पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भाजपा नेता रामनिवास मीणा का पुत्र रविंद्र मीणा है, जिसने आरोप लगाया कि विधायक ने ठेके के बदले रिश्वत की मांग की। एसीबी ने प्राथमिक जांच की, सबूत जुटाए और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब जरा सोचिए, क्या यह एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की ईमानदार कार्रवाई नहीं है? लेकिन यहां कहानी पलट जाती है जब भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बता देती है। पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि यह आदिवासी नेतृत्व को दबाने की कोशिश है। सवाल यह उठता है, क्या रिश्वत लेना अब आदिवासी पहचान का मुद्दा बन गया है? क्या भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना किसी समुदाय का अपमान माना जाएगा? भारत आदिवासी पार्टी के इस रुख ने कई लोगों को चौंका दिया है। एक तरफ जहां पूरी जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम चाहती है, वहीं बीएपी अपने विधायक के बचाव में उतरकर इस गंभीर आरोप को राजनीति में तब्दील कर रही है। परिवादी स्वयं राजनीतिक व्यक्ति है और इसलिए जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती है। लेकिन क्या यह तर्क इसलिए दिया जा रहा है ताकि जांच को रोक दिया जाए? क्या पार्टी सच में सच्चाई की पक्षधर है या फिर अपने भ्रष्ट नेताओं की ढाल बनना चाहती है? भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आरोपी सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का कानून, सभी पर समान रूप से लागू होगा। हाल के कुछ मामलों को देखें तो यह बात साफ हो जाती है कि सरकार ने बिना पक्षपात के कार्रवाई की है। भारत आदिवासी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया
कि पूर्व में जिन नेताओं पर गंभीर आरोप थे, भाजपा में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांचें बंद हो गई। अगर ये सच है तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज किसी पर गंभीर आरोप लगे और हम उसे समुदाय का मुद्दा बताकर बचा लें। यह एक बेहद खतरनाक परंपरा होगी। भ्रष्टाचार का मुकाबला सामूहिक जिम्मेदारी है। एसीबी की जांच पर सवाल उठाना तब तक उचित नहीं जब तक उसके पास सबूत और कानूनी आधार मौजूद हो। अगर जयकृष्ण पटेल निर्दोष है तो न्यायालय उन्हें बरी करेगा, लेकिन जांच को रोकने की कोशिश करना एक गलत मिसाल पेश करता है। भजनलाल सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भ्रष्टाचारियों को कोई राजनीतिक या सामाजिक ढाल नहीं बचा पाएगी। कानून सबके लिए बराबर है और यही सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के साथ खड़े होंगे या उन लोगों के साथ जो हर आरोप को साजिश बताकर बच निकलना चाहते हैं? आपने एक शब्द कहा, बीएपी बनाम बीजेपी। मुझे लगता है बीएपी तो कहीं सीन में नहीं है। बीजेपी पूरे देश भर में और राजस्थान में यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का काम कर रही है बहुत तेजी से। लेकिन बीएपी की जहां तक बात करें, वो विकास का नहीं, वो तो विनाश का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बीएपी बनाम बीजेपी का विषय तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो बीएपी है, जिस प्रकार से वो एक राजनीतिक दल बीटीपी को तोड़कर पैदा हुई, करप्शन के आधार पर पैदा हुई और कदाचार मिसकंडक्ट के बेस पर पैदा हुई और अपने खुद के निजी हितों को, राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर आगे बढ़ी। तो मुझे लगता है यही विषय इस प्रसंग में जिसमें आपने पूछा है वो चरितार्थ हो रहा है, दिख रहा है और वही जनता के सामने आया है। इस प्रकरण में जितना मीडिया के माध्यम से और पुलिस के सूत्रों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो इंटरव्यूज हुए उनके माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं, वो विशुद्ध रूप से एक विधायक जो जनता के काम के लिए, जनता के विकास के लिए, नीति बनाने के लिए चुना गया और वो विधायक विधानसभा के पटल पर, जो कि एक प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है कि एक विधायक के रूप में वो प्रश्न पूछेगा और जनता के हित के लिए पूछेगा। ये हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा हथियार होता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपना हित उसमें साधने के लिए, पैसे लूटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उससे 500 किलोमीटर से दूर इसी क्षेत्र का प्रश्न पूछा, स्पेशल प्रश्न पूछा है और फिर सौदेबाजी की है। और सौदेबाजी करते करते वो इतने नीचे गिर गए कि जनता का विषय तो भूल गए। और जिस प्रकार से ये जो विधायक जी हैं, बीएड की फर्जी डिग्री लेकर आए थे पैसे देकर खरीद के, और उसी बात को, उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए पैसे लेन देन की बात हुई है और जितना मीडिया के माध्यम से मिला है कि पूरी तरह से खुले तौर पर केवल और केवल लूट खसोट के लिए वो बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समाज में एक सुचिता का व्यवहार होता है, उसको पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया है, उसको पूरी तरह से धक्का पहुंचाया है और अपना निजी हित के लिए सारा षड्यंत्र किया। मुझे लगता है ये बहुत गलत हुआ है। आदिवासियों को कलंकित किया है, विधानसभा को कलंकित किया है और पूरी जो पार्लियामेंट्री लाइफ है पूरे देश भर में, जिस पर हम लोग सभी गौरवान्वित होते हैं, उसको पूरे सभी को बदनाम किया है, उसको कलंकित किया है। बचाव में आदमी क्या करता है? मैं तो एससीबी के टेक्निकल जो फैक्ट्स हैं, जो ऑडियो हैं, जो तथ्य हैं, वो पूरे के पूरे पैसे की लेन देन को लेकर है। 10 करोड़ से बात शुरू होती है, 2.5 करोड़ पर सौदा पे होता है और पैसे लेता हुआ जो विधायक जी हैं वो पूरा रेड हैंडेड, लाल हाथ हुए हैं, रंगीन हाथ हुए हैं, उसको देखते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद बचाव में मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों में झूठ फैलाने के लिए संभवतः मालविया जी और किसी और का नाम लेंगे, लेकिन यह सही है। जो तथ्य हैं वही सत्य है और इस सत्य को जब जग जाहिर हो गया है, लोगों के बीच में आ गया, तो अपने बचाव में ये सारा का सारा भ्रम फैला रहे हैं और ये भ्रम फैलाने में मास्टर हैं, ये आप याद रखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न तो इसमें राजनीतिक सुचिता को लेकर है। राजनीतिक सुचिता को कायम रखने के लिए जो भी प्राधिकारी संवैधानिक तौर पर
सक्षम बनाया गया, उनको यथोचित निर्णय लेना चाहिए। और इस बात को लेना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति करप्शन करता है, कदाचार करता है, मिसकंडक्ट करता है, पैसे लूटने की कोशिश करता है, खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है राजनीतिक सुचिता की, तो उसमें जो भी समुचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जब वो होनी चाहिए तो इसमें लाभ हानि का विषय नहीं है, उस पर केंद्रित इस पे होना चाहिए कि ये मिसकंडक्ट कितना बड़ा है, ये राजनीतिक पर धब्बा है, जो संसदीय प्रणाली उस पर धब्बा है, जो विधायकी है पूरे देश भर में, जो विधायक गण हैं, पहले रहे हैं, आगे भी रहेंगे, उन सभी को बदनाम करने वाला विषय है। तो मुझे लगता है ये विषय बड़ा है और ये समाज का विषय है, पूरी प्रणाली का विषय, पूरे लोकतंत्र का विषय है। मुझे लगता है लाभ हानि की बात नहीं करके हम केवल इस विषय पर केंद्रित रहें कि इस विधायक जी ने गलत किया है और ये गलत जब जनता के सामने आया है और कानून के जो तकनीकी बिंदु हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन है, वो पैसे ले रहे हैं, रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, तो ये तीनों चारों जो चरण हैं पूरी तरह से विधि सम्मत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें विधानसभा के अंदर जो जिम्मेदार हैं उनको भी निर्णय लेना चाहिए और बाकी कानून अपना काम करेगा, ऐसा होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है, आदिवासी हिंदू नहीं, जैसे अंग्रेजों के नैरेटिव और चर्च के नैरेटिव लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाज को तोड़ने का नैरेटिव लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो ये बात यहां नहीं रुकती है, ये संविधान के विरोध में भी बात करते हुए दिखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार अनुसूचित जाति वो है जो मूल रूप से हिंदू है, बौद्ध है या सिख है, और यदि कोई ईसाई बन गया, इस्लाम में चला गया तो वो नहीं कहलाता है। इसी तर्ज पर जब एसटी में भी प्रावधान लाने के लिए देश का 22 राज्यों में 720 जनजाति समाज अलग अलग जगह पे निवास वाला वो सारा आंदोलन कर रहा था, तब ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, बाबा साहब अम्बेडकर झूठ बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हम नहीं मानेंगे। और इसके साथ ही साथ जब कोटे में कोटा एससी एसटी के लिए होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका भी ये विरोध करते हुए नजर आए। भीलों को जब आरक्षण मिलने की बात आई तो उसको भी ये लोग नजरअंदाज करते आए और उसका विरोध किया इन्होंने। ये केवल हिंदू समाज को गालियां देते हैं और जो रेडिकल इस्लाम है, आतंकवादी हैं और इस दक्षिणी राजस्थान को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, तो उससे लगता है ये इनका एजेंडा ना विकास का है ना लोकतंत्र का है, ये केवल तोड़ने वाला काम करते हैं। और औपनिवेशिक सत्ता जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, 15 अगस्त 1947 को छोड़कर चले गए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इसलिए यहां मैं कहूंगा कि विकास की कोई बात बीजेपी के पास नहीं है और बीजेपी पूरी तरह से विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। और लगातार राजस्थान के आदिवासियों के बीच में 1995 से लगाकर अभी तक 5वीं अनुसूची लागू करने का विषय हो, चाहे पैसा कानून लागू करने का विषय हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने का विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा योजना हो, ये सारी योजना लाकर जनजातियों को गौरव कैसे मिले इसको लेकर बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, ये सारा बीजेपी का किया हुआ है। लेकिन ये केवल भ्रम फैलाते हैं, इनका केवल एजेंडा इतना ही है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र भी है, समाज विरोधी भी है। आप क्षेत्र में देखेंगे तो युवा विरोधी भी, ये लगता है युवाओं को स्कूल से निकाल कर बाहर लाते हैं और उनको धरनेबाज बनाते हैं, उनको पत्थरबाज बनाने की इन्होंने कोशिश की है। मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत इनका निर्माण हुआ। ये करप्ट है पूरी तरह से और पूरे क्षेत्र में भ्रम फैलाने का काम किया, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया है। दर्शकों का ये प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सब लोगों ने देखा, राजस्थान की राजनीति कांग्रेस सत्ता में थी 2018 से 2023 के बीच, तब डेमोक्रेसी नहीं, दे मोई कुर्सी का खेल चल रहा था। अशोक गहलोत साहब की सरकार संकट में थी और सचिन पायलट साहब का जो किस्सा हुआ वो हम सब जानते हैं। उस दौरान राजकुमार रोध का एक वीडियो सामने आया था जनता के सामने कि अशोक गहलोत साहब की सरकार ने उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली है। उसके बाद पता चला कि ये सारे के सारे मिलकर रिजोर्ट में घूम रहे थे, गले मिल रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे और कथित रूप से ये कह रहे थे कि हम आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन उस दौरान माननीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब कांग्रेस ने निकट से देखा इस किस्से को, महेंद्र बरजोड़ जो बहुत बड़े नेता हैं डूंगरपुर के, उन्होंने बहुत निकट से इस चीज को देखा। उन्होंने कहा है
और ये वीडियो सार्वजनिक तौर पर यूट्यूब चैनल्स पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि राजकुमार रोत ने, इनकी पार्टी ने, एक एक विधायक ने अशोक गहलोत साहब की सरकार बचाने के लिए, राज्यसभा में चुनाव में इनके पक्ष में वोट देने के लिए, और राष्ट्रपति जी का चुनाव जब हो रहा था तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासियों की बेटी है उसके खिलाफ वोट करने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं। और उनका आंकड़ा भी आया है, कहीं 25 करोड़ की बात हो रही है, कहीं 5 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन आमजन में जो चर्चा है वो करीब 40 करोड़ की है। और ऐसा इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। जब इनका लोभ बढ़ता गया, इनके विधायक बढ़ते गए, तो इन्होंने उन विधायकों को टारगेट दे दिया। और माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब का एक स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। वो कहते हैं कि डूंगरपुर में जो वहां के सांसद है उन्होंने शीश महल बनाया है, और ये शीश महल सारा इस तरह की एक्टिविटी के माध्यम से बनाया है। ये सब जनता में है। तो इन्होंने आदिवासी विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अपने हित के लिए एक लुटेरी गैंग बनाई, और उस गैंग में लोग बताते हैं 25-30 लोग हैं, उसमें 25-30 लोग हैं, लेकिन लोगों को, जो आम जन है, उनको बेवकूफ बनाया, उनको भ्रम फैलाया और उनको आंदोलित करके उनको ठगा हुआ महसूस कराया। आज वो सारे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और ये घर बैठ के एमएलए के माध्यम से पैसे मांगते हैं, उगाते हैं। यही एग्रेशन इनके इस जयप्रकाश पटेल वाले इस प्रकरण में देखने में आया है। तो ये जो विधायक जी हैं वो मुझे लगता है मोहरा मात्र हैं। इनका जो बिग बॉस है वो पर्दे के पीछे रहकर कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी की सारी वागड़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत सारी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में कुछ न कुछ तो है। जनता जान रही है कि ये लुटेरी गैंग है, और जनता आम जन को मूर्ख बना रही है, बेवकूफ बना रही है, और इनको विकास से कोई लेना। आदिवासी तो वो है जो आदिदेव महादेव को मानता है, आदिशक्ति माँ पार्वती को, माँ दुर्गा को मानता है। तो ये तो जो आदि संस्कृति उससे दूर ले जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न जो है वो इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दो। ये आदिवासियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए, और धर्म कोड भी जो चर्च कहता है, कैथोलिक चर्च ऑफ रांची, उनके एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। इनका ये केवल ये कहना है कि साहब हम अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि इनको विकास से लेना देना नहीं है, इनको अलगाव पैदा करना है। और ये केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा से कोई सांसद चुना गया तो वो जाके अपने एमएलए खड़े करता है रांची में जाके, झारखंड में जाके, कभी एमएलए वो अपने प्रत्याशी खड़ा करता है छत्तीसगढ़ जाके, कभी पालघर जाके व्यवस्था करते हैं, कहीं मुंबई जाके भाषण देते हैं, कभी ये घूमते रहते हैं दिन रात। इनको क्षेत्र से मतलब नहीं है। तो ये तो पूरी तरह से जो क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी समाज है, यहाँ का एक सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक समरसता है, और एक क्रांतिकारी भारतनिष्ठ राष्ट्रवादी इतिहास है। उस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अलगाववादी इतिहास और उनकी कुछ न कुछ करने का एक प्रयास करते हैं। मुझे पूरी तरह से लगता है, और ये पूरा साक्ष्य सारे उपलब्ध है, कि ये अलगाववादी एजेंडा लेकर चलते हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं, इन्होंने कोई कोटी पाई का काम नहीं कराया, और केवल अपने काली गाड़ियां लेकर ये घूमते हैं। ये जो काली गाड़ियां हैं, इनके काले कारनामों का एक चलता फिरता नमूना है। कभी ये काली गाड़ियां रतलाम के पास में गड्ढे में गिरी हुई मिलती है, जिसमें इनके सारे नेता होते हैं, और कभी इनके बहुत अच्छे लीडर्स, जो संभावना है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको सबको दरकिनार करते हुए, उनको धकेलते हुए, उनको पुलिस के कहीं न कहीं उपक्रमों में धकेलते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, ये उत्पात करते हैं। काकरी टोली का कांड किया, जहां 2 आदिवासी होनहार युवा किशोरमय अवस्था में उनको गोली से उड़ा दिया गया। तो ये सारे के सारे सामाजिक विरोधी है। विकास से इनका लेना देना नहीं है, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल नाम का उपयोग करते हैं, आदिवासी नाम का। इनके जो बड़े लीडर हैं उसमें एक नेत्री भी बताते हैं, और वो नेत्री झारखंड से आई हुई बताते हैं, और वो नेत्री क्रिश्चियन एक्टिविस्ट है, ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं, ऐसा एजेंसियां बताती हैं। इसलिए ये केवल आदिवासी विरोधी एजेंडा चलाते हैं। आदिवासी समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी विरासत, इतिहास, संस्कृति, परंपरा, उसे एकदम अलग जाकर ये अपना ईसाइयत का एजेंडा चलाते हुए नजर आते हैं। देखिए, राजकुमार रोत का जो आदिवासी विरोधी एजेंडा, हिंदू समाज विरोधी एजेंडा, लोकतंत्र विरोधी एजेंडा जब हमने पब्लिक के सामने रखा, इनकी पोल खुल गई। और इनका एक षड्यंत्र ऐसा भी था, जो कांग्रेस के साथ मिलकर, कि जो पैसा कानून है उसमें मान्यता प्राप्त
जो जनजाति समाज के नाम है, उपनाम है, गोत्र हैं, टाइटल हैं, उनको सभी को ये लोग कहते हैं कि साहब ये आदिवासी नहीं है। ऐसा इनका एक षड्यंत्र था। इनको ये समझना चाहिए कि मन्नालाल रावत के नाम के पीछे जो रावत लगा हुआ है, वैसा ही एक धन सिंह रावत और प्रभुलाल रावत डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद रहे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा आरोप लगाकर वो लोगों को ध्यान इस बात से भटकाना चाहते हैं कि हम विकास नहीं कर रहे। ये सारे के सारे जो षड्यंत्र हैं, ये हमेशा एक ऐसा एजेंडा चलाते हैं जो सनसनीखेज हो, जो अंग्रेजों से प्रेरित हो, आदिवासी विरोधी हो, जनजाति समाज के विकास की जो धारा चल रही है उसके विरोधी हो। ऐसा एक एजेंडा चलाते हैं। उस एजेंडे को जब हमने बेनकाब किया है, हमने इनके 84 विधानसभा क्षेत्र में जाकर इनके जो 70,000 के करीब इनका एमएलए का जीतने का मार्जिन था, उसको घटाकर जब 23,000 कर दिया और यह हारते हुए नजर आया, तो इन्होंने षड्यंत्र के पूर्वक बहुत सारी बातें कही। उनमें से मन्नालाल रावत को भी व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया है। लेकिन जनता जानती है कि ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ये अल्पकालिक, ये बुलबुले की तरह हैं। ये कदाचार से भरे पड़े हैं, मिसकंडक्ट से भरे पड़े हैं, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये लुटेरी गैंग है। माननीय विधायक जी के केस एंटी करप्शन ब्यूरो उठा के ले गई। इस कारण ये तौर पर करते हैं। मैं इनको प्रार्थना करता हूं, इनको सद्बुद्धि दे भगवान, ये सही बोले तो लोगों का कल्याण होगा, चाहे 2 लोगों का हो चाहे 3 लोगों का हो। लेकिन ये लुटेरी गैंग जो 25 लोगों की है, ये बेनकाब होती चली जा रही है। हम लगातार साक्ष्य के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। देखिए, समाज जागरूक है, समाज को पता लग गया है कि हाँ, ये समाज विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये विकास विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये महिला विरोधी है। कभी ये मंगलसूत्र हटाने की बात करते हैं, कभी बिंदिया जो लगाते हैं उसको हटाने की बात करते हैं, मांग भरती है जो बहनें, उनके विरोध में बात करते हैं। समाज धीरे धीरे इनका जो षड्यंत्र था, इनका जो एजेंडा था, वो सबके सामने आ गया है। पता लग गया है कि ये कौन लोग हैं। मुझे लगता है समाज जब जागरूक हो गया, और राजनीतिक क्षेत्र में क्योंकि हम काम करते हैं, तो हम लोग बहुत बारीकी से इनको ये भी देखते हैं कि ये विकास की बात करते हैं या कुछ अलग करते हैं। तो अभी तक इनका विकास का एक भी सूत्र हाथ नहीं लगा है। ये केवल भ्रम फैलाने की बात करते हैं। इनका एजेंडा पूरी तरह से विचार विहीन है। पूरा इनका एजेंडा आयातित है। इनका एजेंडा वही है जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल चलाते थे। इनका एजेंडा वही है जो चर्च, कैथोलिक चर्च ऑफ रांची फैलाना चाहता है। और ये उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो उत्पात पैदा करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा काकरी डुंगरी में भी देखा गया है। मुझे लगता है एफआईआर में जिन जिन के भी नाम है, वे सारे जब समाज के सामने आएंगे तो समाज खुद ही इनको एक कोने में धकेल देगा और ये अपने आप को ऐसा करने की कोशिश करेगा हम लोग जीते हुए हैं, हम लोग बड़े लोग हैं। मुझे लगता है समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इनको खुद को जवाब देगा। अगले चुनाव में पूरी तरह से निपटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि बाप पार्टी का प्रादुर्भाव बीटीपी पार्टी के नाम से आज से ठीक 10 साल पहले इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ राजस्थान में, और ये यहाँ पर जब आए तो जनता के बीच में जाके उन्होंने कहा कि हम पे हिंदुस्तान का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होता, और जो टीएसपी एरिया है उसके अंदर जनरल के लोगों को रहने का हक ही नहीं है। एक लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, यहाँ के समाज को व्यवनिष्ठ से बढ़ाया अन्य समाजों के साथ, और ये हमेशा विकास हम आने के बाद करेंगे। तो उन्होंने आने के बाद विकास के नाम से कोई काम किया, मगर समाज कहते हैं कि हम समाज का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, मगर ये आज तक पिछले 10 साल का इन्होंने विकास के नाम से कोई आयाम दिया नहीं। अब लोगों को दिग्भ्रमित करके हम भेल प्रदेश चाहिए, हमें तो विकास चाहिए ही नहीं जी। आज जनता से नवयुग जो भटक गए थे वो भी समझ गए। पिछली बार में इन्होंने जब सपोर्ट बात की जी, तो ये लोग धरातल इनका कुछ नहीं था, मगर आज ये लोग
यहाँ जो दक्षिणांचल में जो भ्रष्टाचार नहीं था उनका व्यापक रूप से पंचायत में हो गया, जहाँ इनका कब्जा हुआ वहाँ उन लोगों ने, उन नेताओं ने भ्रष्टाचार खुल के किया, क्योंकि उनका आतंक था कि 5 मिनट में कैसे भी लोग इकट्ठे हो जाएं और लोगों को डरा धमका के हम समाज के नाम से ये करेंगे। तो लोगों ने देखा कि ये वाकई में समाज का कुछ भला करेंगे, युवक जुड़े, लोगों ने देखा समाज की पार्टी है, मगर मूलतः इनकी विचारधारा बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं ये। और जब सत्ता में आए तो धन संग्रह कैसे किया जाए, इसमें उनमें भ्रष्टाचार के कई आरोप यहाँ पहले बापी में। और आज जैसा बांसवाड़ा के बागीचोड़ा के विधायक ने कार्य किए हैं, ये वाकई में शर्मसार करने वाली बात। उस समाज की बात करने वाला व्यक्ति जो गरीब को धरातल से ऊपर उठाने की बात करता है, वो खुद ही जाल में फंसा हुआ है। और कैसे पैसे वाला बनूं, बिल्कुल रही है। यहाँ दक्षिण राजस्थान में आप आंकड़े उठा के देखो, भ्रष्टाचार आंकड़े बढ़े हैं, साथ ही रिश्वतखोरी भी बढ़ी है, और साथ ही यहाँ रास्ते चलते लोगों के साथ लूटपाट, शाम पड़े ने लूटने के धंधे, ये सारे जो कभी नहीं थे इस दक्षिणांचल में। इन ट्राइबल जो लड़के थे, इनको ये ऐसा उन लोगों ने ट्रेनिंग दी, और इसके माध्यम से लोगों ने देखा कि यहाँ तो हिंदुस्तान में तो हमारा राज है, और यहाँ कानून हम पर लागू नहीं होते, तो लूटपाट करने का सीख लिया। आज ये भले कितनी भी बातें करें, आज ये मोड़ दो कि सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये लोग स्वार्थ थे, इनको न भीड़ पल्ले से लेना देना है। ये सत्ता में आए तो कैसे हम पैसे वाले बने, तो यही कारण इस ट्राइबल समाज को बदनाम किया। पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी है कोई बात नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनका कोई लेना देना नहीं जी, बिल्कुल। जो इस ट्राइबल समाज पे आज तक कोई लांछन ऐसा नहीं था, इन लोगों ने लगा करके इस समाज को, दक्षिणांचल को बदनाम करने का काम किया। जी, ऐसा जघन्य कृत्य किया जो आज तक पहले किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया है। हम सख्त भाजपा के विरोधी, और भाजपा ने जहां आजादी के डेवलपमेंट के काम नरेंद्र मोदी जी ने इन सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म करके उन्होंने एक दो उद्योगपति के नाम से सारे उपक्रम करने का काम किया, और देश को बढ़ाने का काम किया। इसमें पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो बीजेपी वाले क्या कहेंगे, बीजेपी वाले जहां उनका समझौता हो जाए वहां कर लें, ये लोगों का कोई गारंटी नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो समझौता ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था, हमारे विधानसभा में हमने इनके सामने, और ये आपने देखा होगा कि हम बाकायदा लड़े, तो जनता को उन्होंने दिग्भ्रमित किया। जो साथी थे वो हमको नौकरी 100% आरक्षण मिलेगा, फटाफट नौकरियां मिलेंगी, तो आज 10 साल में एक नौकरी दिले नहीं पाए। और ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए धंधे और ये, और इसके इतिहास में प्रजातंत्र एक बड़ा घातक है ये, और सोचनीय विषय। बाप पार्टी के लोग ऐसा ही करेंगे या जनता के लिए कल्याण के काम करेंगे कभी? ये ऐसा है, राजकुमार राउत को हम के रूप में इंडिया गठबंधन, मगर खेल था जिसके पहले दक्षिणांचल में राजस्थान खेल संघ का गठन किया, और इसमें हम भाजपा के भी थे, कांग्रेस थे, बाप के भी थे, अन्य पार्टी को भी, और ये पूरे जिले के युवकों का एक, इसमें कोई पॉलिटिकल की जरूरत नहीं है। और जो आज कहीं मिलते हैं तो प्रैक्टिकल हमारा चेंज है, और विचारधारा नहीं मिलती तो नहीं मिलेगी। और आपको में जीरापुर में चुनाव में कुछ के भाजपा से गठबंधन कर दिया था, जिसका तरह ने खुल के विरोध किया था। हम कट्टर महात्मा गांधी के चले, पंडित जवाहर भाई नाना भाई की साधुपुर की धरती में दिए, और गरीब वर्ग चाहे किसी भी कास्ट का उसको ऊपर उठने का दे हमारा, और इसको भी मैंने मेरे पूरे उठाने का काम किया और करने का काम किया है, इसलिए कोई आक्षेप लगा नहीं सकता है। नहीं, सियासी सदन से क्या होगा? अगर बात करने वाला एमएलए ने उनसे बात करी है, इसमें कोई किसी पे आक्षेप लगाने से क्या फर्क पड़ता है? जो सामने एसीबी ने कार्रवाई की, कोई
उनको इतना नहीं है। एसीबी ने सारे तथ्य जुटाए हैं और आज तक जो पेपरों में छाया हुआ है इसमें जय कृष्ण पटेल ही इसमें आ, गुनहगार है। इसमें कोई षड्यंत्र किसी का है न किसी प्रकार का है। अगर होता तो वो क्यों फंसता। जी। वो आगे सारे टेलीफोन किए। एक बार नोटिस मिला था जो चर्चा में है कि आय से अधिक उनके पास संपत्ति है, तो वो डर गए, तो उन्होंने अपनी संपत्ति बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर ली। बिल्कुल रैकेट बनेगी उसमें दिखता है और इसमें समय समय पे इन पे आरोप लगते रहे लोगों के द्वारा। देखो उसमें कांग्रेस भाजपा या बाप से सवाल नहीं है। कोई नेता भ्रष्ट है चाहे किसी पार्टी में तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जब उसको प्रूफ हो जाती है तो जनता के सामने वो स्वतः ही दिख रहा है। इसमें किसी को कहने की बात थोड़ी। कानून सबके लिए बना हुआ है, कानून से बना हुआ इस देश में कोई नहीं। संविधान सर्वोच्च है, उसके अधीन ही कार्यपालिका न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है। ताराचंद भोगरे के पास सब दुनिया जानती है। यहाँ एक अंगुल निशान मेरी इतने साल के इतिहास के अंदर राजनीतिक इतिहास में अंगुल निशान वाला कोई पैदा हुआ न होगा। आज विपक्ष भी मेरे पे अंगुली नहीं उठा सकता, सत्ता पक्ष तो क्या उठाएगा। और हमने ये कृत्य किया नहीं। आज आप आके देख ले, आज भी हम तो हाउसिंग बोर्ड के मकान में, जबकि 20 साल नौकरी करी हमने और राजनीति करते हुए अब तक आ रहे हैं हम। इसलिए हम पे ये, और व्यक्ति जीवन में दो काम कर सकता है। अगर राजनीति में आया है तो समाज के हितों के लिए आया, तो समाज के हितों पे कभी कुठाराघात नहीं होना चाहिए, उसको पहले सोच लेना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार करना है तो कहीं न कहीं फंसेगा, लांछन लगेंगे। और जैसे जय कृष्ण का हाल हुए ऐसा हर नेता के होते हैं, वरना पब्लिक में चर्चा में रहते नेता चोर है, ऐसा नहीं। यहाँ कुछ कुछ आप जानते हैं के अंदर वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। ट्राइबलों को लड़ा कहीं कहीं किसी के द्वारा, तो इससे यहाँ पार्टियां कमजोर होती हैं कालांतर में जाके। कांग्रेस जैसी संस्था इस हिंदुस्तान में दुनिया में नहीं है। जमीन में पड़े हुए लोगों को उठा करके हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, आज विश्व का महान बना है। तो ये कांग्रेस और दक्षिणांचल में भी ये हमारे भाई भटक गए हैं, वो मुख्य धारा, तो अपना आप उनके उन्नति की नौकरी के अवसर मिलेंगे सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। बिल्कुल आपका धन्यवाद, आपने प्रश्न उठाया, मेरे दिल की बात आपने कि आने वाले समय में ये लोग सब अलग अलग जो परिसीमन होना चाहिए और होंगे, और जो जितना छोटा एरिया होता है अपना अपने डेवलपमेंट सही होता है, ये उस समय से लगाकर बहुत पहले अलग होने चाहिए थे, मगर आने वाले वक्त में ये अलग हो जाएंगे तो बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे यहाँ पर। नहीं, किसी भी हालत में नहीं। आज जहाँ जहाँ भी गठबंधन हुए कांग्रेस कमजोर हुई है, और अभी राहुल जी ने बहुत तगड़ा स्टैंड लिया है, आपने देखा होगा दिल्ली के चुनावों में, तो इससे वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है। और आने वाले समय में भी अगर यही कदम उठाए तो निश्चित कांग्रेस इस देश के अंदर, और राहुल जी की जो नीतियाँ और कार्य करने की शैली है, आने वाला समय हिंदुस्तान में कांग्रेसमय होगा। राजस्थान की राजनीति में अब वो दिन नहीं रहे जब विधायक, मंत्री या अधिकारी कानून से ऊपर समझे जाते थे। अब सूबे में सरकार है भजनलाल शर्मा की, जो न सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार पर सीधा एक्शन ले रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण है बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी। जी हां, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, और अब उनकी जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि वह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, और अगर उन्हें जमानत दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा और वह जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। विधानसभा में खनन से जुड़े सवालों को हटवाने की एवज में जयकृष्ण पटेल ने 10 करोड़ रुपए की मांग की। सौदा 2 करोड़ 50 लाख रुपए में तय हुआ, और 20 लाख रुपए की पहली किस्त लेते समय जयपुर के सरकारी क्वार्टर में उन्हें पकड़ा गया। विधायक के खास आदमी ने पहले रकम लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन एसीबी ने उसे भी धर दबोचा। अब सवाल यह है, जो पार्टी खुद को आदिवासियों की हितैषी बताती है, वो सत्ता में आते ही करोड़ों के सौदे में कैसे उलझ गई?
क्या आदिवासी हित की राजनीति महज एक ढोंग है? भारत आदिवासी पार्टी को अब जनता के सामने जवाब देना होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पॉजिटिव पहलू है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीति। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कोई भी अफसर या नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो सीधे कार्रवाई होगी, और अब वो जमीन पर दिख भी रहा है। भजनलाल सरकार का ये स्पष्ट संदेश है, चाहे आप विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में, पद बड़ा हो या छोटा, अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त है तो अब छूट नहीं मिलेगी। जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी और कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किया जाना इस बात का सबूत है कि राजस्थान में अब सिर्फ शासन नहीं बल्कि ईमानदार सुशासन चल रहा है, और इसकी अगुवाई कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो ना डरते हैं ना रुकते हैं। यह पूरा घटनाक्रम पिछले कई दिनों से सरकार और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा या एक पार्टी विशेष के द्वारा उछाला जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको एक प्रोपेगेंडा करके एक षड्यंत्र से किया, और ये हमारे नेताओं ने हर बार कहा है। पर मैं इसमें एक चीज नहीं जोड़ना चाहूंगा, ये षड्यंत्र में सिर्फ नेता, भाजपा सरकार, नेता और कुछ अधिकारी भी शामिल है। कुछ अधिकारियों को आरपीएससी का मेंबर अध्यक्ष बनना है अभी 2-4 महीनों बाद, किसी की और महत्वाकांक्षा है। जब आप बता रहे हो एक विधायक लेवल के व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, तो उसकी मॉनिटरिंग भी बड़े बड़े अधिकारियों ने की। प्रदेश लेवल के जो पुलिस के अधिकारी एसीबी के थे, उनकी मॉनिटरिंग में जब ये कार्रवाई हो रही थी, अगर वो कार्रवाई सच्ची होती और प्रायोजित नहीं होती तो ये पकड़ते। आप एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जिसको चारों तरफ से पैक है, जहाँ पुलिस की सिक्योरिटी गेट लगे हुए हैं, डीजी एडीजी खुद बोल रहे हैं एसीबी के हमारी 5 टीमें उस कैंपस में थी, तो वो ट्रैप फेल कैसे हो जाता है? आप कह रहे हो कि हमारे थैले के अंदर चिप लगी हुई थी नोटों में, तो आपको 24 घंटे क्यों लगते हैं वो नोट पकड़ने में? तो मेरा ये मानना है कि पूरा षड्यंत्र है। न सिर्फ भाजपा के नेता, कुछ अधिकारी भी शामिल है, और हमारे जनजाति नेताओं का राजनीतिक कैरियर, और विशेष करके बीएपी के नेताओं के पीछे मैं पिछले उपचुनाव के बाद से देख रहा हूँ कि उपचुनाव में ये 84 में पूरी ताकत लगा के हार गए, और मैं खुद सलूम्बर में था, और सलूम्बर में इन्होंने अपनी तानाशाही से ये जीते हैं, पर इनको पता पड़ गया कि जीते नहीं, हम हारे हुए हैं। उस हार के बाद बौखला के इन्होंने बीएपी को बदनाम करने के लिए, हमारे सॉफ्ट कॉर्नर, हमारे सीधे साधे नेताओं को फंसाने के लिए, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में इन्होंने टीएडी के घोटाले, अन्य घोटाले सब पे उठाए, तो इन्होंने देखा इसका काउंटर कैसे किया जाए, और इसी महत्वाकांक्षा में इन्होंने किया है। पर ये न्यायालय के अंदर चल रहा है, और हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है और बेदाग होकर हमारी पार्टी और हमारे नेता वापिस आएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जनजाति क्षेत्र के अंदर आदिवासी नेतृत्व जब जब भी उभरा है, उसको खत्म करने के लिए भाजपा कांग्रेस ने और दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, तो यहाँ की राजनीति जब बीएपी बीटीपी नहीं थी तब भी मैंने पास से देखी है, चाहे वो गुलाब सिंह जी शक्तावत हो या गुलाब चंद कटारिया हो, सीपी जोशी बीजेपी के हो या सीपी जोशी कांग्रेस के हो, यहाँ का जनजाति नेतृत्व तो इन्होंने कभी उभरने नहीं दिया। और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग थे जिनको हम सोचते थे आगे आएंगे, और कांग्रेस में तो राष्ट्रीय लेवल के नेता हुआ करते थे, रघुवीर मीणा, ताराचंद बगुरा, ये मालवीय जी का भी कद बहुत बढ़िया था। ये सारे षड्यंत्रों से बाहर जाके इनको तो निपटा दिया सबको, खुद मालवीय जी को इन्होंने बीजेपी ने निपटा दिया। अब इनको लग रहा है कि इनकी दुकान ये बीएपी बंद कर रही है, तो अब हमारे बीएपी नेताओं के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने हमारे बीएपी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा करना, बीएपी के ये काकरी डोंगरी प्रकरण के अंदर आम जनता को, आदिवासियों को टारगेट बनाना, ये पेपर लीक प्रकरण के अंदर भी आज तक किसी ने एक बात नहीं उठाई। बाबूलाल कटारा, अब वो व्यक्ति यहाँ का एक आदिवासी समाज का बहुत संजीदा व्यक्ति था, आज वो आरपीएससी का मुख्य अभियुक्त है, जबकि हमें पता है वो छोटी मछली है और बड़े बड़े लोग पीछे थे, पर वो भी आदिवासी था, उसकी सजा भुगत रहा है। और जयकृष्ण पटेल के पीछे भी, अब मैं आपकी मूल बात पे आता हूँ कि मालवीय जी का नाम आ रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरी भाजपा पीछे लगी हुई है। और ये 20 लाख में क्या, ये 20 करोड़ खर्च करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बेरोजगार हो गए राजनीति से, विधायक थे वो विधायक नहीं रहे, अब वो आगे कहीं जा नहीं सके। तो इस षड्यंत्र से बड़े अधिकारियों का श्रेय लेके मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान सरकार के डीजी को ये कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी बड़े अधिकारियों की देख रेख में अगर कार्रवाई हो रही थी, ट्रैप फेल कैसे हो गया? इसका मतलब ये बिल्कुल बेटाई की कल्पना है। उन्होंने ना विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाए थे बात करने के लिए, न इसकी सारी कार्रवाई करी। ये एक बिल्कुल षड्यंत्र है,
और एफआईआर की पहली लाइन कहती है कि व्यक्ति ने विधायक से संपर्क किया, हमारा विधायक का कोई रोल नहीं है और भाजपा के लोग शामिल थे, इसीलिए घर घर घूम रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारे लोगों भ्रष्टाचार के जो बसिया है बांसवाड़ा में चारों, उन्होंने आज यहाँ पोस्टरबाजी करी है और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करी है। वागड़ की आबो हवा पिछले 5 साल से बदल गई है। इन लोगों ने विधानसभा में देख लिया, अभी उपचुनाव में देख लिया, अब आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव आ रहा है और पंचायत राज चुनाव में बांसवाड़ा में एक परिवार का पद से कब्जा है और उन्हें ये लग रहा है कि वो दुकान भी अब खत्म होने वाली है। तो इस षड्यंत्र को और आज जो बदनाम करने के लिए जो भाजपा के 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कौन है? उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिए। पूर्व जिला अध्यक्ष वहां बैठे मेरे मित्र हैं, मेरे पारिवारिक हैं, पर उनके घर से सोना बरामद हो, घर से सोने के पैकेट भेजने 50-50 किलो सोना बरामद हो रहा है। वर्तमान जिला अध्यक्ष हेडपंप के टेंडर के अंदर घोटाला कर रहा है, देवस्थान के टेंडर में घोटाला कर रहा है। पास में बैठे थे प्रधान मेरे मित्र हैं राजेश जी, उनके ऊपर भी कोई सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। तो जिनके घर शीशे के बने हुए दूसरे को पत्थर फेंक रहे, पर हमारे घर शीशे के नहीं है। हम केलू से निकले हुए, गरीब घर से, झोपड़ी से निकले हुए हमारे नेता है, हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। इन्होंने 16 तारीख से लगाकर 20 तारीख तक जो आंदोलन किया, इनके साथ जनता नहीं जुड़ी, इनको जनता ने नकार दिया। तो इन्होंने सोशल मीडिया पे और ये होर्डिंग लगा के किया, पर जनता यहाँ की जान चुकी है और आने वाले पंचायत राज में इनको सबक सिखा के रहेगी। और बीएपी के जिला प्रमुख हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमर में हम बढ़ा के बताएंगे और इसी बात को रोकने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया है। देखो, ऐसी किसी कार्रवाई की तो हमें जानकारी नहीं थी, पर हम भयग्रस्त जरूर थे कि जब ये सारे हथकंडों से हार गए हैं तो हमारा पुराना इतिहास कहता है कि जब जब आदिवासी नई तोड़नाई में जगह है और अपने क्षेत्र की लड़ाई, तो इन्होंने अंग्रेजों से मिलकर हम पे गोलियां चलवाई है, कांकरी डोंगरी पे गोलियां चलवाई है। तो अब ये किसी भी हरकत में जा सकते हैं, तो हमको ये डर था और वो डर सामने आ गया कि हमारे बोले, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में पुरजोर आवाज उठाई, 4 एमएलओ ने जो आवाज उठाई, आज हम प्रदेश की तीसरी नई पार्टी बन के उभरे, तो इनके पेट में दुख रहा है, ये मरोड़ उठ रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें इस कार्रवाई की तो भनक नहीं थी, पर हमें ये विश्वास था कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाएगा और ये षड्यंत्र आया, पर निश्चित तौर पर हम पे न्यायालय पे विश्वास है और हमारी जनता पे विश्वास है, इसको बेनकाब करेंगे। आज एक मामूली आदिवासी विधायक अपनी ताकत से जनता के बल पर वहां पहुंचा है, उसको इस षड्यंत्र में फंसा के सिर्फ हमारे क्षेत्र और जनता का और पार्टी का अपमान नहीं है, इस पूरे आदिवासी और मासूमियत का अपमान किया इन लोगों ने। निश्चित तौर पे मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। कांकरी डुंगरी प्रकरण दोनों पार्टियों की मिली भक्ति में था। एक ने ऊपर का तुम चढ़ जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरे ने राशन पानी दिया और 1167 पदों के अगेंस्ट 1167 लोगों को उसमें अभियुक्त बना दिया। 2 बच्चों को जान गई। आज वो मुकदमे में हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हर गुरुवार को बीएपी के लोग और धरना कर रहे हैं। तो ये समाज की लड़ाई थी और इन्होंने एक आंदोलन से अपने हक की बात की थी। अब वो कानून में सही था तो उसको समझा सकते थे, पर आंदोलन के उकसाने के पीछे भी यही लोग थे और इन्हीं लोगों को भड़का के तो इन्होंने षड्यंत्र पूर्व में भी किया। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जब जब भी आदिवासी एकजुट हुआ है, आगे बढ़ा है, इसको रोकने की बात हुई, भले मानगढ़ धाम हो, काकड़ी डोंगरी हो, या अभी हमारे कार्यकर्ताओं पे, भाई हमारे डूंगरपुर जिलाध्यक्ष पे मुकदमे हुए हैं। मैं सलूमर में चुनाव प्रचार में था तो मेरे पे झूठा मुकदमा किया। अभी हमारे सागवाड़ा में कार्यकर्ता उसके परिवार को उलझाने की कोशिश करी, पर निश्चित तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता राजकुमार जी, कांतिलाल जी और हमारे मोहनलाल जी, इन सबके नेतृत्व में हमारी टीम संघर्ष करेगी और जनता तक पहुंचेंगे और इसका जवाब देंगे। इस पे विस्तृत सूचना उपलब्ध है, किन लोगों को जयपुर बुलाया, किसने वहां उनको चढ़ाया, किसने वहां खाने की व्यवस्था की, किसने रोटियां की, ये सारी दुनिया जान रही है। और बीएपी के नेता तो जयपुर ही थे और यहाँ लोगों को चढ़वा के इन्होंने कार्रवाई कर दी और निर्दोष छात्रों को अभियुक्त बनाया है। और इसके अंदर पूरी तरह से मैं कहता हूँ कांग्रेस शासन में भाजपा द्वारा भी प्रायोजित है, दोनों की तरह। कांग्रेस के एक स्थानीय बड़े नेता अशोक गहलोत के करीबी थे, इन्होंने आगे जनजातीय युवाओं को गुमराह किया और वही लोग हमसे भी इधर कांटेक्ट करते रहे। और उस दिन वहां बीएपी नहीं थी, बीटीपी के जरूर हमारे 2 एमएलए जीते थे, पर उनका रोल नहीं था। वो भी अन्य वहां पे कांग्रेस बीजेपी के एमएलए भी काकरी डुंगरी गए, सारे एमएलए ने फंडिंग करी है। समाज की बात होती तो क्या बुरी बात थी, उन्होंने करा है, पर उसका अभियुक्त आज बीएपी या बीटीपी को बनाते हो, उससे नहीं चलेगा। इस साजिश के पीछे कांग्रेस का पूरा हथकंडा था, जो लोग शामिल थे वो सबको पता। और ये गोलीकांड कराया, उसमें बीएपी का कहीं रोल नहीं था। पर बीएपी उन लोगों के आज भी संघर्ष करेगी, इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करेगी और जो भी हकीकत उसके लिए हम लड़ेंगे। जी नहीं, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। हमारे संगठन ने एक टीम बनाई है जो आंतरिक लोकतंत्र को रखते हुए जांच कर रही है और निश्चित तौर पर जाजम व्यवस्था से आने वाले उम्मीदवार हैं और जाजम कभी कुछ बुरी चीज सुनेगी तो उसका निपटारा भी जाजम पे होगा। और ये लोकतांत्रिक रूप से दुनिया के अंदर
भारत में तो ऐसी पहली पार्टी है जिसके निर्णय जाजिम पे हुए हैं। हमारी टीम अगर हमको जो दिएगी तो हमारा बीएपी का नेतृत्व बड़ा सक्षम है और इसकी प्रदेश और राष्ट्रीय बड़ी सक्षम है। उन्होंने जो टीम बनाई है तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जिसकी कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं चल रही कि उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई, क्योंकि जब तक न्यायालय से कोई बात नहीं होती है तो संगठन भी अपने लेवल पर कार्य कर रहा है। पर संगठन जो भी है तो हमारी जांच व्यवस्था के तौर पर इन लोगों ने उम्मीदवार चुनने का सक्षम है, तो उम्मीदवारों के लिए कोई कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए सक्षम है। पर अभी तक तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। देखिए, जयकृष्ण पटेल दोषी नहीं पाए जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। एससीबी की कार्रवाई एक पूर्ण रूप से प्रोपेगेंडा था और ये नेताओं के साथ मिलकर, मैंने पूर्व में कहा, अधिकारियों को षड्यंत्र है और एक दिन बिल्कुल पास होगा। और मैं तो कहता हूँ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, पहली तीसरी पेशी उड़े। किसी चीज के लिए प्रलोभित करना कि जयकृष्ण पटेल उससे फायदा दिला देंगे, वो सत्र, वो प्रश्न सब हो चुका। वो एससीबी का मतलब जो धाराओं में केस बनता है उसमें किसी प्रकार से ही नहीं आते। सिर्फ हमारी पार्टी को, हमारे एमएलए को बदनाम करना और कुछ बेरोजगार व्यक्तियों को ये आस जगी कि उसको हटवा के हम वापस तो चुनाव लड़के आ जाएंगे और कुछ लोगों को आस जगी कि हम आरपीएससी के चेयरमैन बन जाएंगे। इन सब की जुगलबंदी में किया होगा और ये फेल हो गए। नोटबंदी, नोट नहीं पकड़ सके क्योंकि नोट थे ही नहीं। और इनके ट्रैकर कहाँ गए, इनकी 5-5 टीमें कहाँ गई, वो विधानसभा विधायक भवन के 2-2 गेट पे चौकीदार बैठते थे, वो कहाँ गए। तो सबसे पहले कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। इसलिए हमें पता है कुछ नहीं होना है और निश्चित तौर पर जो दाग आज हम पे लगा उसको हम बेदाग निकलेंगे। निश्चित तौर पे 2 दिन के लिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर और हर आदमी इन बड़ी राजनीति और षड्यंत्र को नहीं समझ सकता था। आम जो गांव का व्यक्ति है वो गुमराह हो सकता था, पर हमारे कार्यकर्ता और टीम की, और निश्चित तौर पे समझना पड़ेगा कि कोई भी आदिवासियों के खिलाफ, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली, डूंगरपुर से लगाकर दिल्ली तक षड्यंत्र चल रहा है और बीएपी के खिलाफ तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो पार्टी की छवि को नुकसान नहीं हुआ है। पार्टी को थोड़ा सा ये जरूर डर हमें लग रहा था कि जिस तरह से ये प्रचारित कर रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा पर इनकी जो रैलियां करी, इन्होंने जो पोस्टर वार किया, सोशल मीडिया किया, वहां सब जगह हमारे लोगों ने करारा जवाब दिया और फील्ड में ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो शायद ये इनका षड्यंत्र यहाँ भी फेल हुआ और न्यायालय में भी हम बेदाग निकलेंगे। सामान्य वर्ग का जो नाम आपने मुझे दिया, वो मैंने इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर पे उसमें सामान्य ओबीसी, एसटी, एससी, जो हमारा इस टीएसपी के 4 पहिए, चारों के लिए हमने लड़ा। हमारी लड़ाई टीएसपी और नॉन टीएसपी के आंदोलन की थी, जिसकी मैंने अगुवाई की और जिसका फायदा यहाँ के सर्व समाज को मिला, यहाँ के एसटी को मिला, यहाँ के ओबीसी को मिला। ओबीसी की जरूर कुछ मांगे थी हमारी, उम्र में और हाइट में और पुलिस में जो छूट है, रेट में 5% की छूट, वो ऐसे सभी तमाम कॉमन मुद्दों पे लिए लड़े थे और उन्हीं मुद्दों पे बीएपी भी लड़ रही है। और बीएपी आदिवासियों की पार्टी भी, भारत आदिवासी पार्टी इनका नाम है। तो इस प्रकार के कार्य करने वो यहाँ सर्व समाज के साथ लेकर चल रही है। अभी इन्होंने मुझे सामने चल के मनोनीत किया, मैं सलूमर में घुमा। अब ठीक है, क्लोज कंटेस्ट था, सत्ता के विरुद्ध लड़े, उनकी सीट थी। हमारे लोकसभा के अंदर भी जनरल के सामान्य के बहुत वोट राजकुमार जी को मिले। और निश्चित तौर पे अगर मैं बीएपी के अंदर जुड़ा हुआ हूं तो सामान्य हितों को भी यहाँ नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। और बीएपी के लोग खुले मन से आए थे और जब जब जरूरत पड़ी मुझे इन्होंने इंप्रेस किया। कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे हुए तो हमारा आदिवासी परिवार बीएपी के और हमारे राजकुमार जी और भंवरलाल जी और ये आ गया है। तो निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग को जो डराने का, भय का षड्यंत्र किया कि ये हमारे विरुद्ध है, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे पोल खुल रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय आसपुर विधानसभा सामान्य बाहुल है, सलूमर विधानसभा सामान्य बाहुल है। सलूमर में भी बहुत क्लोज कंटेस्ट है, आसपुर में हमारा एमएलए 27,000 से जीता है। तो निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग भी आज इस चीज को समझ चुका है और क्या कि सामान्य वर्ग किसी पार्टी का बदुआ नहीं है। और कांग्रेस बीजेपी से भी एसटी उम्मीदवार लड़ रहा है जो योग्य और युवा जोश है, हम उनके साथ हैं और ये हम उस सक्षम है। और आने वाले समय में और दिखाएंगे और सामान्य वर्ग निश्चित तौर पर इन पर जुड़ता जा रहा है, क्योंकि बीओपी की कार्यप्रणाली जो मेहनत ये कर रहे हैं, राजकुमार जी कर रहे हैं, हमारे रमेश जी कर रहे हैं, हमारे मोहन जी कर रहे हैं, या हमारी जो कार्यकारिणी है कांति भाई, हमारे एमएलए कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम ग्रास रूट पे पहुंचेंगे और जब पंचायत राज पे कब्जा करेंगे तो हम एक नए जोश के साथ वापिस आएंगे। मैं राजनीतिक भविष्य अगर चाहता तो आज से किसी बड़ी पार्टी में होता। और मेरे कई जूनियर एमपी एमएलए बने और प्रदेश लेवल के कार्यकारिणी भाजपा और कांग्रेस में काम कर रहे हैं। पर मैं बचपन से, और मेरी संस्कृति है, मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ और आदिवासी और क्षत्रिय आपस में दूर नहीं। मैं जिस गांव में, वहां हमारी 2 ही जातियां, 25 घर 30 घर हमारे क्षत्रियों के और 125 घर उनके। तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। और मेरे को कोई राजनीतिक लाभ लेना तो निश्चित तौर पर मैं किसी और पार्टी में था। एक ऐसी परिस्थिति भी आई थी कुछ सालों पहले, मुझे देश की बड़ी पंचायत में अंदर जाने का मौका मिला था, पर पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है और ईमानदार लोगों के साथ काम करना है। इसलिए मैंने कहा और मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, ये मेरी पार्टी का काम है। वो मुझे किस प्रकार उपयोग करती है नहीं करेगी ये बीएपी के लोगों को समझ पाता है और उनको जो जरूरत होगी तब तक मैं जाता हूँ। बाकी मेरी विचारधारा खुल के इनके साथ है।
कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे आदिवासी बोले वाले क्षेत्र में बहुत अभी काम की जरूरत है और कांग्रेस बीजेपी इसको करने में सक्षम नहीं हुई है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ गया। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जिन नेताओं को जनप्रतिनिधि बनाकर जनता ने विधानसभा में भेजा, वे अब भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के प्रतीक बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल और राजकुमार रोत की, दो ऐसे चेहरे जो आदिवासी समाज के नाम पर सत्ता में आए, लेकिन अब घोटालों और रिश्वतखोरी की वजह से सवालों के घेरे में है। जयकृष्ण पटेल का मामला तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक ही सत्र में 3 राज्यों राजस्थान, सिक्किम और गुजरात से बीए की डिग्री लेने का दावा। जिन यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां ली गईं, वो या तो मान्यता विहीन थी या फर्जी घोषित हो चुकी है। इन्हीं फर्जी डिग्रियों के दम पर पटेल शिक्षक बने और फिर विधायक की कुर्सी तक पहुंच गए। यही नहीं, पीएम आवास योजना के तहत खुद को विवाहित बताकर सरकारी अनुदान ले लिया, लेकिन चुनावी शपथ पत्र में खुद को अविवाहित घोषित कर दिया। ये झूठ सिर्फ कागजों पर नहीं, नीयत में भी दिखा। राजकुमार रोत का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं। उन पर भी अनियमितताओं, पद का दुरुपयोग और लेन देन से जुड़े गंभीर आरोप हैं। इन दोनों नेताओं की कार्यप्रणाली ने भारत आदिवासी पार्टी की साख पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी जो आदिवासी हितों की बात करती है, वही अब खुद उनके हकों की लूट में लिप्त नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे अंधकार में एक उम्मीद की किरण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसे ही जयकृष्ण पटेल का मामला सामने आया, भजनलाल सरकार ने बिना देर किए एसीबी को कार्रवाई के निर्देश दिए। जयकृष्ण पटेल को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार इस बात पर स्पष्ट है कि चाहे आरोपी कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। भजनलाल शर्मा की सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत आदिवासी पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। राजस्थान में एक नई राजनीतिक संस्कृति की नींव रखी जा रही है, जहां भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शिता और जवाबदेही चलेगी। यह कहानी सिर्फ 2 विधायकों की नहीं है, यह उस परिवर्तन की शुरुआत है जो राजस्थान की राजनीति को साफ सुथरा बनाएगा। जनता अब सब समझ रही है कौन उनके नाम पर खेल रहा है और कौन सच में उनके लिए लड़ रहा है। क्या आपके जिले की पहचान सिर्फ एक नाम के पीछे छिप जाती है? क्या विकास सिर्फ उसी दिशा में दौड़ता है जहां से सांसद आता है? अगर आप डूंगरपुर या बांसवाड़ा से हैं, तो शायद आपका जवाब हां होगा। राजस्थान के 2 अलग अलग जिले, 2 अलग अलग जरूरतें, लेकिन एक ही लोकसभा सीट, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वक्त आ गया है इस राजनीतिक शादी को तोड़ने का? डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले आदिवासी बहुल, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से सजग है, लेकिन इनकी समस्याएं, भूगोल और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग है। इसके बावजूद इन्हें दशकों से एक ही लोकसभा सीट के दायरे में रखा गया है, जिसका नाम है डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र। इस सीट का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं सांसद राजकुमार रोत, जो डूंगरपुर के रहने वाले हैं। और यही वजह है कि बांसवाड़ा के लोगों में यह धारणा गहराती जा रही है कि उनके क्षेत्र को विकास और संसदीय फंड में उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे ने अब जोर पकड़ लिया है। एक सीट में 2 जिले क्यों? सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं, संसाधनों के वितरण में भी असंतुलन दिखता है। एक सांसद की निधि, समय और पहुंच सीमित होती है। जब यह सब 2 जिलों में बंटता है, तो दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। सांसद हर गांव, हर समस्या तक नहीं पहुंच पाता और लोगों की आवाज अक्सर सिस्टम में कहीं खो जाती है। कई स्थानीय नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि परिसीमन यानी सीटों के नए सीमांकन में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग सीट मिलनी चाहिए। इससे हर जिले को उसका अपना सांसद मिलेगा, जो उसी जमीन से निकला होगा और वही विकास की जमीन पर भी खड़ा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मांग अब सिर्फ राजनीतिक न रही, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक संतुलन की जरूरत बन चुकी है। यह सिर्फ सीमाएं नहीं बदलने की बात है,
यह विश्वास, प्रतिनिधित्व और विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। सवाल यह नहीं है कि सांसद कौन है, सवाल यह है कि दोनों जिलों की आवाज क्या एक सांसद के जरिए पूरे दमखम से संसद तक पहुंच रही है। सवाल यह भी है, क्या विकास को सिर्फ एक जिले तक सीमित कर देना न्याय है। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस जमीनी मांग को गंभीरता से लेते हैं और क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जनता को अगली बार उनके लिए अलग सांसद और अलग विकास की सौगात मिल पाएगी। बारह जून की सुबह भारत के लिए एक काली सुबह बन गई। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेकोनफ के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो गई। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई। इस भयावह दुर्घटना में राजस्थान के बांसवाड़ा का एक पूरा परिवार भी शामिल था। डॉक्टर कौमी व्यास, उनके पति प्रतीक जोशी और 3 मासूम बच्चे मिराया, प्रद्युत और नकुल। एक परिवार जो जिंदगी की नई शुरुआत करने लंदन जा रहा था, अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया। इस घटना ने पूरे राजस्थान को हिला दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत हादसे पर दुख जताया, संवेदना प्रकट की और प्रशासन को निर्देश दिए कि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द लाने की व्यवस्था की जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा की और हादसे में मृत 11 राजस्थानियों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा प्रदेश इस दुख में डूबा था, तब बांसवाड़ा के विधायक राजकुमार रोत कहाँ थे, जिनकी लोकसभा से यह परिवार था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे अपने क्षेत्र के इस हादसे पर सबसे पहले सामने आए। उन्होंने अब तक एक शब्द तक नहीं बोला, न कोई पोस्ट, न कोई ट्वीट, न कोई संवेदना। क्या एक जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देना रह गई है? पोस्ट भी किया तो एक दिन बाद। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रशासन से समन्वय कर रहे हैं। जब टाटा ग्रुप ने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है, तब बांसवाड़ा के विधायक की चुप्पी सवाल खड़े कर दी। क्या उन्हें अपने क्षेत्र की जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं? क्या वे सिर्फ राजनीति के समय सक्रिय होते हैं? यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। यह सवाल है हमारे नेताओं की जिम्मेदारी पर, और यह फर्क भी बताता है एक संवेदनशील मुख्यमंत्री और एक मौन विधायक के बीच।